Good morning, 10th class. We were on our chapter first of history, rise of nationalism in Europe, and we have done a major part of it जहाँ पे हमने ये देखा है initially तो कि ये idea of nationalism जो है ये start कहाँ से हुआ है and it was initiated and started by the French people after the French Revolution or during the French Revolution जिसमें उन्होंने कुछ ऐसे steps लिए जिससे somewhere France was unified and the people of France felt like all of them belong to one particular country. उसके बाद हमने किया था नेपोलियन से रिलेटेड कि नेपोलियन ने बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस किए थे एंड विच वर पॉजिटिव जिसके कारण बाकी कंट्रीज ने भी उसको वेलकम किया था टू कम इनटू देयर कंट्री एंड ब्रिंग सर्टेन काइंड ऑफ चेंजेस बट प्रॉब्लम क्या हुई कि जो पॉजिटिव चेंजेस लाए उसके कंपैरिजन में नेगेटिव चेंजेस बहुत ज्यादा थे जिसमें क्या हुआ कि पॉलिटिकल जो हम बोलेंगे जो पॉलिटिकल फ्रीडम थी वो ही इन कंट्रीज की क्या हो गई चली गई बिकॉज नेपोलियन ने डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उन पे कंट्रोल करना शुरू कर दिया था then we did about the social condition that existed in Europe during that time कि कैसे aristocracy और पुअर सेक्शन यानी पुअर पेजेंट्री ही प्रेजेंट था बट फिर धीरे धीरे डेवलपमेंट हुआ ऑफ द मिडिल क्लास बेसिकली जब इंडस्ट्रियलाइजेशन आ गई थी उसके बाद अराउंड 18th सेंचुरी में वी सी द राइज ऑफ अ न्यू सेक्शन विच वाज कॉल्ड द मिडिल क्लास जिन्होंने बात की थी अबाउट लिबरलिज्म यानी हमें फ्रीडम चाहिए इन एवरी एस्पेक्ट चाहे वो सोशल कंडीशन में हो चाहे वो पॉलिटिकल कंडीशन में हो चाहे इकोनॉमिक कंडीशन में हो एंड देन वी स्टडीड अबाउट अगर इकोनॉमिक फेज में ही हम देखें कि वो चाहते थे फ्रीडम और यूनिफिकेशन तो वी सी द कमिंग ऑफ द कस्टम यूनियन विच वाज कॉल्ड ज़ोल्वरेन because of which it became comparatively very easy for the traders to trade and do their business between the different states of Germany itself and it was initiated by Prussia. उसके बाद हमने ये भी कर लिया था कि नाउ व्हाट हैपेंड वाज कंजर्वेटिव सेक्शन जो है कंजर्वेटिव सेक्शन यानी वो सेक्शन जो चाहते थे कि मोनार्की वापस आए they were now wanting to bring a big change in the kind of development that was happening in Europe यानी वो चाहते थे कि वापस से मोनार्की आए और अभी उनके लिए सबसे बड़ा डेंजर था नेपोलियन बिकॉज ही वाज कंटिन्यूअसली एक्सपैंडिंग हिज टेरिटरीज तो फिर जो चार मेजर यूरोपियन कंट्रीज हैं दैट इज ब्रिटेन रशिया प्रशिया एंड ऑस्ट्रिया इन लोगों ने मिलके बैटल ऑफ वाटरलू में डिफीट कर दिया था नेपोलियन को फिर ट्रीटी ऑफ वेना साइन हुई थी जिसमें बहुत सारे ऐसे प्रोविजंस थे विच ब्रॉट बैक मोनार्की एंड गेव इट लॉट ऑफ इम्पोर्टेंस जिसमें बर्बन डायनेस्टी को वापस से सेटअप कर दिया था फ्रांस के पावर्स को कम कर दिया था और कंजर्वेटिज्म यानी मोनार्की वापस आ गई थी दे डिड नॉट टॉलरेट एनी काइंड ऑफ क्रिटिसिज्म अगेंस्ट देम और इसी बैकग्राउंड में देयर वाज वन सेक्शन हु वाज अगेंस्ट स्ट्राइविंग कि नहीं हमें वापस से लिबरलिज्म वाली चीज करनी है नाउ व्हाट डू वी मीन बाय लिबरलिज्म या लिबरलिज्म से अपना मतलब है कि नेशनलिज्म और ये सारी जो चीजें हैं ये वाली चीजें कि हमें ये चाहिए कि जस्ट ओके सो दे वांटेड कि वापस से लिबरल नेशनलिज्म डेमोक्रेसी एंड ऑल ऑफ दीज शुड कम अगेन और इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट अपने स्कॉलर थे जो रेवोल्यूशनरी थे ही वाज जूसेपी मैग्जिनी इनके बारे में हमने ब्रीफली वी हैव ऑलरेडी कवर्ड इन आवर प्रीवियस क्लास नाउ वी कम टू आवर न्यू टॉपिक एंड दिस न्यू टॉपिक इज एज ऑफ रेवोल्यूशन now in this age of revolution you will notice that 1830 से 1848 के अराउंड बहुत सारे रेवोल्यूशंस होंगे इन यूरोप अब एक तो हमें पता है कि यहाँ पे कंजर्वेटिव रिजीम्स जो है वो कंटिन्यूसली ट्राई कर रही है कि हमारा पावर जो है वो सस्टेन रहे कंटिन्यू रहे और हम जो है ज्यादा और पावरफुल हो जाए और एक तरीके से लिबरलिज्म जो है और नेशनलिस्ट जो लीडर्स या रेवोल्यूशनरीज थे वो ये चाह रहे थे कि हम लोग वापस से एक चेंज लाए इन द टाइप ऑफ गवर्नमेंट दैट इज कंटिन्यूइंग राइट नाउ इन ऑल द कंट्रीज ऑफ यूरोप
तो अब क्या हुआ कि हम देखेंगे कि बहुत सारे एरिया में, चाहे वो इटालियन हो या जर्मन स्टेट, तो वहाँ पे रेवोल्यूशनरीज जो हैं वो पावरफुल हो रहे हैं। एक और चीज जो यहाँ पे डेवलप हो रही है, हम देखेंगे कि जो लिबरल नेशनलिज्म जो है उनको हम अब क्लोजली एसोसिएट कर रहे थे रेवोल्यूशनरी से। यानी जब मैं बोलूंगी रेवोल्यूशनरी, तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली यू विल क्लियरली अंडरस्टैंड कि आई एम टॉकिंग अबाउट पीपल हु आर लिबरल एंड नेशनलिस्ट। ओके, यानी ये क्लियरली एसोसिएट हो गया था। रेवोल्यूशनरीज आर द पीपल हु बिलीव इन लिबरल नेशनलिस्ट। अब एक ये जो लिबरल नेशनलिस्ट थे, ये जनरली वो लोग थे जो एजुकेटेड मिडिल क्लास थे, एंड दिस इंक्लूडेड प्रोफेसर, स्कूल टीचर्स और एजुकेटेड पीपल एंड द कमर्शियल क्लास एज वेल। तो ये लोग, हम स्टार्टिंग से ही पढ़ रहे हैं कि दे आर वांटिंग लिबरल गवर्नमेंट, दे आर वांटिंग लिबरल सिस्टम इन देयर एरियाज। तो अब हम नोटिस करेंगे कि कुछ ऐसे रिवोल्ट स्टार्ट होंगे इन फ्रांस, which will then be followed by other countries. Now always remember कि जब भी यूरोप में इस टाइम पीरियड में कुछ भी मेजर होगा ना, वो जनरली कहाँ से स्टार्ट होता है? फ्रांस से ही स्टार्ट होता है। जो मेटर्निक है, जिनकी हमने बात की थी, अगेन एंड अगेन ही इज गिविंग सर्टेन काइंड ऑफ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट वॉट एवर इज हैपनिंग इन यूरोप, जिसमें हमने उनके कमेंट्स पढ़े थे अबाउट ज्यूसिपी मैक्सिमी, और ट्रीटी ऑफ वेना में भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था। दिस पर्सन सेड कि व्हेन फ्रांस sneezes, रेस्ट ऑफ द यूरोप कैचेस कोल्ड। व्हाट डू वी मीन बाय दिस फ्रेज? इस फ्रेज का ये मतलब है कि जो भी फ्रांस में होता है ना, उसका इफेक्ट पूरे यूरोप में आपको देखने को मिलेगा। क्लियरली यू विल गेट टू सी कि कुछ ना कुछ इंडिकेशन या कुछ ना कुछ सिमिलर होगा इन ऑल अदर कंट्रीज ऑफ यूरोप, वॉट एवर हैपन्स इन फ्रांस। सो हेयर अगेन जो फर्स्ट अपहीवल है वो फ्रांस में होगा जुलाई 1830 में। हमने पढ़ा था ट्रीटी ऑफ वेना के टाइम पे कि बर्बन डायनेस्टी के एक किंग को रिस्टोर कर दिया गया था। पावर किसने की थी? कंजर्वेटिव पावर्स ने। जो पावर्स जिन्होंने किसको हरा दिया था? नेपोलियन को हरा दिया था, उन लोगों ने की थी। अब क्या हुआ कि यहाँ पे रेवोल्यूशन हुआ, और ये जो रेवोल्यूशन है ये लिबरल नेशनलिस्ट ने किया। लिबरल नेशनलिस्ट ने क्या किया? जब रेवोल्यूशन किया और बर्बन डायनेस्टी के जो एम्परर थे उनको पावर से हटा के अब उन्होंने यहाँ पे बना दी कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, प्लीज अगेन अंडरस्टैंड, हमने पहले भी पढ़ रखा है इन फ्रांस इन 9th क्लास। कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की में क्या होता है? एक कॉन्स्टिट्यूशन भी होता है और एक मोनार्क भी होता है। तो इन्होंने क्या किया? बर्बन डायनेस्टी जो टोटल मोनार्की थी उसको हटा के, जो बर्बन एम्पायर का जो थ्रोन पे बैठा था मेंबर, जो एम्परर था, उसको हटा के वहां पे कर दिया कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। और इस बार मोनार्क किसको बनाया? ल्यूई फिलिप। ल्यूई फिलिप। नाउ ऑब्वियसली अब जब ये हुआ है कहाँ पे? फ्रांस में, तो एज मेटर्निक सेड कि इसका इफेक्ट जो है पूरे यूरोप में वी विल बी एबल टू नोटिस। तो इसके कारण क्या हुआ? इस रेवोल्यूशन के कारण बहुत सारे और एरिया है जहाँ पे सिमिलर काइंड ऑफ रेवोल्यूशन हुआ। सबसे पहले हम देखेंगे कि अपराइजिंग जो है ब्रूसेल्स में हुई थी, जिसके कारण बेल्जियम जो है वो अलग हो गया किससे? यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड से। Now along with this is what happened in one of the part of Europe. एक और जो हम स्पेसिफिक रेवोल्यूशन पढ़ेंगे इस टाइम पे, वो है अपना ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ओके, एंड दिस इज समथिंग विच वी विल सी इन, you can say, is a bit different as compared to the earlier revolution. अब ऐसा क्या था इसमें? जो ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस था ना, उसमें जो ग्रीक के लोग थे, यानी जो ग्रीस थे, दे वर पार्ट ऑफ ऑटोमन एम्पायर टिल 15th सेंचुरी। ऑटोमन एम्पायर इज बेसिकली वी नो मुस्लिम रूल। तो सिंस 15th सेंचुरी ग्रीस के ऊपर ऑटोमन एम्पायर का कंट्रोल था। तो जो रेवोल्यूशनरी थे नेशनलिज्म इन यूरोप, वो नेशनलिस्ट इन यूरोप, वो चाह रहे थे कि ग्रीक जो है वो इंडिपेंडेंट हो जाए। अराउंड वो लोग स्ट्रगल करने लग गए थे 1821 के अराउंड कि हमें क्या चाहिए? इंडिपेंडेंस चाहिए फ्रॉम ऑटोमन एम्पायर, बिकॉज ओरिजिनली वी आर सम अदर country and we have our own culture.
वी ऑलरेडी नो कि यू मस्ट हैव हर्ड कि हम जब भी चाहे कोई भी सब्जेक्ट साइंस पढ़े इंग्लिश पढ़े, यू मस्ट हैव नोटिस कि बहुत सारे ऐसे टर्म्स आते हैं जो हम बोलते हैं ग्रीक ओरिजिन के हैं या लैटिन ओरिजिन के हैं। तो जो ग्रीस है ना, वो अपने कल्चर के लिए, अपने ट्रेडिशन के लिए, अपने लिटरेरी वर्क जो है उनके लिए बहुत ज्यादा जाना जाता था। बट बिकॉज ऑटोमन एम्पायर उसके ऊपर रूल कर रहे थे, तो समवेयर देवर स्केयर्ड कि हमारा कल्चर कहीं डेंजर में ना आ जाए। सो जो नेशनलिस्ट थे ग्रीस में, उनको सपोर्ट सिर्फ ग्रीस के लोग अकेले नहीं अपने इंडिपेंडेंस के लिए लड़ रहे थे, बट उनको सपोर्ट मिला वेस्ट यूरोपियंस को, क्योंकि वेस्ट यूरोपियंस जो हैं वो भी बहुत सिंपैथेटिक थे अबाउट द ग्रीक कल्चर, क्योंकि ग्रीक कल्चर को ऑल ऑफ देम थॉट एज वेरी वेरी यू कैन से पार्ट ऑफ देयर ओन कल्चर। पूरे यूरोप जो है वो ग्रीक कल्चर को बहुत इंपॉर्टेंट मानता है, क्रेडल ऑफ देयर सिविलाइजेशन मानता है। तो ऑब्वियसली वो लोग ग्रीक को हेल्प करने के लिए रेडी थे, ग्रीस के जो लोग हैं उन लोगों को। और एक और जो बात है कि पोएट और आर्टिस्ट थे वो ग्रीस को, एज आई सेड, यूरोप क्रेडल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन बोलते हैं, मेन सेंटर में जहाँ पे पूरा डेवलप हुआ है इनका कल्चर। और इसीलिए इन्होंने कॉमन लोग जो है उनमें एक पब्लिक ओपिनियन डेवलप किया कि हमें क्या है, स्ट्रगल करना है अगेंस्ट द ऑटोमन एम्पायर। एंड इसमें अगेन इसमें इस रेवोल्यूशन में एक डिफरेंट पार्ट क्या थी कि इसमें पोएट्स और राइटर्स ने भी बहुत आगे बढ़ बढ़ के रोल प्ले किया था, एंड दे टुक ग्रेट पार्ट इन द फाइट इटसेल्फ। जिसमें से वी हैव अ मेंशन ऑफ वन इंग्लिश पोएट हुज नेम इज लॉर्ड बायरन, जिन्होंने खुद फंड्स ऑर्गेनाइज किए थे, वो वॉर में लड़ने भी गए थे इवन बीइंग अ पोएट, बट ही डाइड देयर बिकॉज ऑफ फीवर इन 1824। वॉट एवर इट इज, बहुत सारा स्ट्रगल हुआ, सबका सपोर्ट मिला, फाइनली जो ग्रीक है वो एक इंडिपेंडेंट नेशन बन गया था 1832 में, when they signed the treaty of Constantinople. Okay, all of you remember, this is very important question, generally 3 या 5 marks में भी आ सकता है, पर 1 marks में this is important कि what was the importance of treaty of Constantinople of 1832. The importance is that after this treaty Greece was declared an independent nation. ओके, तो ये आपने सिर्फ 2 ही एग्जांपल्स पढ़े हैं अबाउट द रेवोल्यूशन व्हिच वर बिकमिंग इम्पोर्टेंट इन 1830 एंड 1848 टिल 1848। अब हम देखेंगे अबाउट वन न्यू आइडिया। हम जब भी नेशनलिज्म की बात करते हैं या हम बात करते हैं फीलिंग ऑफ पेट्रियोटिज्म की, तो हम क्या जनरली सिर्फ वॉर्स की बात करते हैं या हम पॉलिटिकल स्ट्रगल की बात करते हैं या सिविल वॉर, रेवोल्यूशन, इन सब से क्या सिर्फ इन सब से ही फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म डेवलप होती है या नहीं? So this was the time period when few people came up and said कि सिर्फ wars और expansions, political happenings, इनसे ही हम nationalism की feeling develop नहीं कर सकते हैं, और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो अपने अंदर एक्चुअली में फीलिंग डेवलप करती है, किस चीज की, बीइंग पेट्रियोटिक और नेशनलिज्म की। सो इसमें क्या इंपॉर्टेंट इन्होंने बोला, जो हमारा कल्चर है, जो हमारा आइडिया ऑफ नेशन है थ्रू आर्ट एंड पोएट्री, स्टोरीज एंड म्यूजिक, इससे भी हमारी नेशनलिस्ट फीलिंग डेवलप होती है, बिकॉज दीज हैज मेनी kind of emotions and feelings which will help us to develop the feeling of nationalism. तो इसको हम बोलते हैं रोमांटिसिज्म। यहाँ पे रोमांटिसिज्म का मतलब है लव फॉर योर कंट्री, ओके, लव फॉर योर नेशन। तो एक कल्चरल मूवमेंट शुरू हुआ था बेसिकली इस टाइम पे, जहाँ पे फोकस था नेशनल सेंटिमेंट्स में। तो जो ये रोमांटिक आर्टिस्ट थे ना और पोएट्स थे, ये बोलते थे हर चीज को हम रीजन और साइंस से डिफाइन नहीं कर सकते हैं, सिर्फ रीजन और साइंस जो है वो अकेले इंपॉर्टेंट नहीं होते, इमोशन, फीलिंग्स, ये सारी चीजें जो है ये भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। और अलग अलग इंस्टीट्यूशंस, मिस्टिकल फीलिंग्स, ऑल ऑफ दीज आर समवेयर रिस्पॉन्सिबल एंड हेल्प इन डेवलपिंग सेंटिमेंट्स। और यहाँ पे हम कौन से सेंटिमेंट्स की बात करें, नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स। तो वी हैव मेंशन ऑफ फ्यू इम्पोर्टेंट फिलोसोफर्स ऑफ दिस टाइम जो इस चीज पे फोकस कर रहे थे, ठीक है। तो सबसे पहले वी गेट द नेम ऑफ जर्मन फिलोसोफर। ये जो जर्मन फिलोसोफर थे, हिज नेम वाज जोएन गॉटफ्राइड हर्डर, ठीक है। इन्होंने ये बोला था कि जो जर्मन कल्चर है वो एक्चुअली में हम कैसे पता कर सकते हैं, ओरिजिनल जो वहाँ के कॉमन लोग हैं
उधर के ओरिजिनल छोटे छोटे एरियाज में जाके उनका कल्चर देखो, कॉमन पीपल को दे से 10 वर्क। तो इन लोगों का जो हम कल्चर देखेंगे उससे हमें एक्चुअल जर्मन कल्चर के बारे में पता चलेगा। और ये हमें कैसे पता चलेगा? जो फोक सॉन्ग्स है, फोक पोइट्री है, फोक डांसेस है, यानी ओरिजिनल छोटी छोटी जगह के जो ओरिजिनल वहाँ का कल्चर है उसको जब हम पढ़ेंगे, उसको हम जब पॉपुलराइज करेंगे तो हमारे अंदर फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म आएगी। तो कैसे आएगी? क्योंकि हमें पता चलेगा ये हमारी कंट्री का एक्चुअल डांस है, ये हमारी कंट्री का एक्चुअल म्यूजिक है, ये हमारी कंट्री से रिलेटेड स्टोरीज है, ये हमारा कॉमन पास्ट है। तो उससे फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म डेवलप होगी। तो फिर कलेक्ट उन्होंने स्टार्ट की बेसिकली कलेक्टिंग और रिकॉर्डिंग ऑफ फोक कल्चर, और इन सब पे फोकस किया था कि इससे क्या है, जो फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म है एंड बीइंग बिलोंगिंग टू वन पर्टिकुलर कंट्री जो है लोगों के अंदर आ जाए। और एक और चीज जो इस समय और फोकस हुई थी वो थी वर्नैक्युलर लैंग्वेज वाली बात। वर्नैक्युलर लैंग्वेज, इफ यू नो व्हाट इज वर्नैक्युलर लैंग्वेज, वर्नैक्युलर लैंग्वेज होती है लोकल लैंग्वेज। तो अपनी लोकल लैंग्वेज, अपना लोकल फोक जो कल्चर है उस पर फोकस किया था, और इससे ही हम अपनी नेशनल स्पिरिट को लोगों के अंदर भी जेनरेट कर सकते हैं। और ये जो मॉडर्न टाइम है इसमें हमें नेशनलिस्ट मैसेज देना है, पर हमें उन सेक्शन को भी देना है जो इलिटरेट है। उनको कैसे देंगे? उनको हम देंगे थ्रू वेरियस अदर मीन्स, क्योंकि ऑब्वियसली इफ दे आर नॉट एबल टू रीड और राइट, वी हैव मेनी अदर थिंग्स, जैसे कि म्यूजिक, थ्रू स्टोरीज, थ्रू डांसेस, इन तरीकों से हम लोगों को अपना ओरिजिनल कल्चर बता सकते हैं। स्पेशली ये कहाँ हुआ था? पोलैंड में हुआ था। एक्चुअली लेट अस हैव एन एग्जांपल। पोलैंड एक्चुअली वाज पार्टीशन एट द एंड ऑफ 18th सेंचुरी। 18th सेंचुरी के अराउंड वो पार्टीशन हो गया था बिटवीन थ्री ग्रेट पावर्स। और थ्री ग्रेट पावर्स कौन से हैं? रशिया, प्रशिया एंड ऑस्ट्रिया। अब पोलैंड जो है एक इंडिपेंडेंट टेरिटरी तो रहा नहीं, क्योंकि इट वाज ऑलरेडी डिवाइडेड बिटवीन थ्री मेजर पावर्स। बट अपनी नेशनलिस्ट फीलिंग को अलाइव रखने के लिए इन्होंने म्यूजिक और लैंग्वेज का साथ लिया। And we have a mention of one such person and his name is कैरल कार्पिंस्की। नाउ ये जो है इन्होंने नेशनल स्ट्रगल को कैसे सेलिब्रेट किया है, कैसे स्प्रेड किया? थ्रू, you must have heard about opera. It is a kind of, you must have seen somewhere that there is a lady standing and she is singing very loudly, थोड़ी sharp voice के अंदर, that generally the lady sings. तो वो ओपेरा होता है, म्यूजिक होती है, फोक डांसेस होते हैं जो उनके ओरिजिनल थे, और उनके जो सिंबल्स थे उनको उन्होंने यूज किया सो दैट पीपल एसोसिएट देमसेल्फ विद। जबकि डिवाइड हो गया तीन पार्ट्स में, पर फिर भी वो फीलिंग ऑफ बीइंग वन रहे, इसीलिए ये लोग जो है इस चीज को बहुत ज्यादा क्या कर रहे थे, मोटिवेट कर रहे थे और बहुत ज्यादा स्प्रेड कर रहे थे बेसिकली। अगेन हम एक और, ये तो म्यूजिक का एग्जाम्पल हो गया, अब हम एक एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं लैंग्वेज। Language is really important if we talk in terms of what these people were doing for developing national sentiments. अब हमें पता है कि पोलैंड के एक हिस्से के ऊपर रशिया का कंट्रोल था, तो जब रशिया ने पोलैंड के ऊपर कंट्रोल कर लिया तो उन्होंने क्या बोला, जो पॉलिश लैंग्वेज होती है, यानी पोलैंड की जो लैंग्वेज है वो नहीं सिखाई जाएगी अब स्कूल्स में। रशियन ने क्या बोला कि पोलैंड की लैंग्वेज जो पॉलिश है वो स्कूल्स में नहीं पढ़ाई जाएगी और इसकी जगह आपको रशियन लैंग्वेज ही पढ़नी पड़ेगी। तो इसके अगेंस्ट लोगों ने इतना रिवोल्ट किया था 1831 में, आर्म रिबेलियन हुए थे, रशियन ने अल्टीमेटली उनको क्रश कर दिया बहुत ब्रूटली, बहुत बुरी तरीके से। पर इसके बाद भी जो पोलैंड के लोग हैं उन्होंने इस चीज को छोड़ा नहीं। जो क्लर्जी है ना वो जानबूझ के जो भी अपनी स्पीचेस या कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देते थे जानबूझ के पॉलिश लैंग्वेज में देते थे, टू शो दैट नो वी विल स्पीक आवर ओन नेशनल लैंग्वेज, वी विल नॉट सबड्यू अंडर यू। उन्होंने इस लैंग्वेज को एज वेपन ऑफ नेशनल रेजिस्टेंस ले लिया था, और चर्च गैदरिंग या कोई भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन है वो पॉलिश में देते थे। अब ऑब्वियसली रशियंस तो चुप रहेंगे नहीं, उन्होंने क्या किया, इसके पनिशमेंट के लिए जो प्रीस्ट और बिशप्स है उनको प्रिजन में भेज दिया, जेल में भेज दिया। और कहाँ भेजा? साइबेरिया, एज अ पनिशमेंट, बिकॉज दे सेड वी विल नॉट प्रीच इन रशियन लैंग्वेज।
नाउ यू में से कि मैम साइबेरिया क्यों भेजा? इफ यू नो, साइबेरिया इज अ प्लेस इन रशिया विच इज वेरी वेरी कोल्ड, बहुत वहां पे टेम्परेचर लो हो जाता है, माइनस में हो जाता है बहुत. सो एज अ पनिशमेंट दीज पीपल वर सेंट देयर एंड ऑब्वियसली केप्ट इन प्रिजन. बट स्टिल ये जो यूज ऑफ पॉलिश लैंग्वेज है ये कंटिन्यू होता रहा एंड दे टुक इट एज अ सिंबल टू शो दैट यस we will continue to speak our language and we are, this is a kind of struggle for us for fighting for our independence. तो बेसिकली हमने इस पार्ट में ये देखा है कि लोग जो है अब दूसरी चीजों को, यानी कि कल्चर से रिलेटेड जो चीजें हैं वो भी यूज कर रहे हैं टू डेवलप द फीलिंग ऑफ बीइंग वन एंड बिलोंगिंग टू वन पर्टिकुलर country itself. Okay, so now what happened, again coming back to where we left our topic relating to the फ्रांस. हमने फ्रांस में क्या देखा था, लुई फिलिप आ गए थे, अब कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आ गई थी. ठीक है, अब 1830 वाला जो टाइम है ना वो एक बहुत इकोनॉमिक हार्डशिप वाला टाइम था यूरोप में, बिकॉज पीपल वर इन रियली बैड कंडीशन, लोगों के पास जॉब्स नहीं थी एंड रूरल एरियाज के जो लोग हैं उनकी हालत खराब थी, वो आ रहे थे सिटीज में कि हमें काम मिलेगा, और सिटीज में ऑलरेडी काम नहीं था, तो एकदम ओवर क्राउडेड हो गई थी. नाउ इसके बाद क्या हुआ कि जो स्मॉल प्रोड्यूसर्स हैं उनको भी प्रॉब्लम हो रही थी, उनको स्टिफ कंपटीशन फेस करना पड़ रहा था आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंग्लैंड से जो सामान आ रहा था उससे. अब टेक्सटाइल प्रोडक्शन जो है वो जो होम्स में हो रही थी वो सिर्फ मतलब पार्टली मैकेनाइज थी, बड़े बड़े वहाँ पे इंडस्ट्रीज या बहुत ज्यादा ऐसे डेवलप नहीं हुआ था. दे वर ऑल्सो फेसिंग लॉट ऑफ प्रॉब्लम. यूरोप की जो डेवलप कंट्रीज थी, जो इंग्लैंड वगैरह, वो बहुत ज्यादा डेवलप हो रही थी और इनको टफ कंपटीशन दे रही थी. यहाँ पे पेजेंट और स्ट्रगल कर रहे थे क्योंकि जो उनके फ्यूडल ड्यूज थे वो बहुत ज्यादा थे. अब क्या हुआ कि लोग जो हैं दे डिडंट इवन हैव इनफ टू ईट, ऊपर से बैड हार्वेस्ट हो गई थी, तो पॉपुलिज्म आ गया. तो पॉपुलिज्म मतलब एकदम सड़क पे आ जाना. अब व्हाट हैपन इफ आवर कंट्री इज इन रियल ट्रबल, तो हम किसको रिस्पॉन्सिबल मानते हैं या हम किसके पास जाएंगे, हेड ऑफ द कंट्री के पास. तो यहाँ पे हेड ऑफ द कंट्री कौन था, लुई फिलिप. उसने कुछ मेजर चेंजेस नहीं किए थे, तो लोग जो है दे वर टोटली डिससेटिस्फाइड. लोग जो है उनके पैलेस के बाहर एकदम चले गए थे, पैलेस के बाहर बैरिकेड्स वगैरह कर दिए थे, बिकॉज ऐसा लग रहा था पीपल वर रियली एंग्री. और इसीलिए लुई फिलिप को क्या करना पड़ा, वहां से भागना पड़ा. अब जब लुई फिलिप भाग गया वहां से, अगेन क्या सिचुएशन हो गई फ्रांस की कि कोई रूलर ही नहीं रहा, यहाँ पे कोई रूलर ही नहीं रहा, तो अब क्या करें. अब इन लोगों ने नेशनल असेंबली सेटअप की जिसने बोला हम रिपब्लिक हैं. अगेन सी द सेम प्रोसीजर. लुईस ये ट्रीटी ऑफ वेना के बाद क्या हुआ, पहले हमने की मोनार्की बर्बन रूलर के अगेंस्ट, उसके बाद लुई फिलिप के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, इसको फिर से इसने कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं की तो लोगों ने इसको भी भगा दिया. अब वापस से अपना आ गया रिपब्लिक. रिपब्लिक में इन्होंने क्या क्या बोला कि पहली चीज है कि सारे मेल मेंबर्स जो हैं उनको हम राइट टू वोट देंगे, अबव 21 ईयर्स के जो है. सेकेंड चीज, इफ यू रिमेम्बर, ये लोग अभी इनका मेन प्रॉब्लम क्या था कि लोगों के पास काम ही नहीं था. सो व्हेन पीपल वर नॉट हैविंग वर्क, तो ऑब्वियसली अब इन्होंने बोला कि हमारा मेन गवर्नमेंट का मेन काम है टू गारंटी राइट टू वर्क. एंड राइट टू वर्क अगर आप गारंटी दे रहे हो, एक तरीके का राइट प्रोवाइड कर रहे हो, तो आप ये करोगे कैसे. इसके लिए उन्होंने नेशनल वर्कशॉप सेटअप की, यानी कि गवर्नमेंट से रिलेटेड छोटे छोटे वर्कशॉप जिसमें वो लोगों को काम देने लग गए. तो जब वो लोगों को काम देने लग गए, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, ऑब्वियसली इनकम बढ़ेगी, फिर वो डायरेक्ट एक साइकिल चलता है कि ज्यादा प्रोडक्शन होगा, फिर इनकम बढ़ेगी, so people will be able to somehow improve their conditions. तो ये तो हो गया अपना फ्रांस में. Now here we will see one story that is given, or one incident that is given in your book on page number 16. अब इसमें दिया हुआ है कि again they have given one example and this example is about 1845. तो 1845 में अगर हम देखें यहाँ पे, तो वन ऑफ द प्लेस विच इज सिलेसिया, वहाँ पे जो वीवर्स थे ना उन्होंने रिवोल्ट किया था. किसके अगेंस्ट किया था रिवोल्ट, कॉन्ट्रैक्टर्स के अगेंस्ट. कॉन्ट्रैक्टर्स कौन थे, जो उनको रॉ मटेरियल देते थे और उनको बोलते थे कि आपको क्या करना है, हमें फिनिश
टेक्सटाइल जो है वो प्रोड्यूस करके देना है विद इन दिस पर्टिकुलर डेट, और हम आपको इसके लिए इतना पेमेंट देंगे और आपको इतना क्वांटिटी में हमें ये चीज सप्लाई करनी है। अब क्या हुआ, ये जो एक जर्नलिस्ट हैं उस टाइम के विलियम वॉल्फ, उन्होंने डिस्क्राइब किया कि वहां पे क्या हुआ था सिलेसियन विलेज में। अब ये जो विलेज था जनरली जिसमें 18,000 इनहेबिटेंट्स है और मेनली कॉटन वीविंग का काम करते थे। वर्कर्स जो है उनकी हालत खराब हो गई थी क्योंकि काम कम था। अब इस चीज का फायदा किसने उठाया? कॉन्ट्रैक्टर्स ने। इन लोगों ने बहुत कम पैसे देने लग गए ये जो वीवर्स थे इनको, बिकॉज दे न्यू कि बहुत सारे लोग हैं काम करने के लिए और इन लोगों के पास और कोई ऑप्शन नहीं, आएंगे तो हमारे पास ही। तो उन्होंने उनकी जो पेमेंट थी ना वो बहुत ज्यादा रिड्यूस कर दी। तो अब ऑब्वियसली ये लोग उनके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे कॉन्ट्रैक्टर्स के खिलाफ, पर कॉन्ट्रैक्टर्स इनकी बात नहीं सुन रहे थे। तो ऑन 4 जून इन्होंने क्या किया, 2 PM को एक बहुत बड़ा क्राउड जो है वीवर्स का उनके घर की तरफ गया और उसके बाद उनके मैंशन के अंदर जाके उनसे डिमांड कर रहा था कि हमारी जो वेजेस है वो आप इंक्रीज करो। बट ऑब्वियसली उसने बहुत बुरी तरीके से उन लोगों को ट्रीट किया, और जब इस उन्होंने ट्रीट किया बुरी तरीके से उन लोगों को, वीवर्स को गुस्सा तो आया हुआ था ही, तो उन लोगों ने उसके घर में घुस के घर के विंडोज वगैरह तोड़ दिए, फर्नीचर सारी चीजें तोड़ दी, स्टोर हाउस में जाके जो क्लॉथ वगैरह की सप्लाईज थी उनको खराब कर दिया, और इतने गुस्से में थे कि कॉन्ट्रैक्टर्स को लगा ये तो दे में कॉज एनी काइंड ऑफ हार्म टू हिम एंड हिज फैमिली। तो कॉन्ट्रैक्टर क्या है, खुद खुद और अपनी फैमिलीज के साथ पास वाले गांव में जल्दी से ही वांटेड टू रन अवे देयर, ही वेंट आल्सो देयर। बट उन विलेजेस के लोगों ने भी उसको सपोर्ट नहीं किया। क्यों? क्योंकि वीवर सब जगह वही कर रहे थे, तो ऑब्वियसली वो क्यों सपोर्ट करेंगे? दैट पर्टिकुलर वीवर एंड अदर वीवर्स डूइंग द सेम थिंग, सो दे डिड नॉट सपोर्ट देम। बट ऑब्वियसली ये वाले जो सॉरी वीवर नहीं, कॉन्ट्रैक्टर्स जो है वो सेम ही चीज कर रहे थे, चाहे ये गाँव हो चाहे वो गाँव। तो दे वर नॉट सपोर्टिंग दीज कॉन्ट्रैक्टर्स। अब क्या हुआ कि ये जो कॉन्ट्रैक्टर्स है दे वर रियली इन्फ्लुएंशियल मैन, इन्फ्लुएंशियल पीपल, तो इन्होंने गवर्नमेंट के थ्रू विद इन 24 आवर्स के आर्मी आ गई थी और आर्मी ने ऑब्वियसली शूट आउट शुरू किया जिसमें 11 वीवर्स ही मार दिए गए थे। बट यहाँ पे अपने को समझना क्या है कि इतने डिससेटिस्फाइड थे लोग कि ऐसा स्मॉल सेक्शन ऑफ अ विलेज जो वीवर्स है दे वर रेडी टू प्रोटेस्ट एंड प्रोटेस्ट इन दिस वे कि मतलब वायलेंट हो गए थे। एंड इनिशियली ऑब्वियसली वो डिमांड करने गए थे, पर जब उनकी डिमांड नहीं सुनी गई तो दे टुक अप टू दिस काइंड ऑफ एक्शन, एंड ऑब्वियसली लास्ट में अपने को पता है 11 वीवर्स ही मरे थे। बट स्टिल कॉन्ट्रैक्टर्स वर स्केयर्ड फॉर एटलीस्ट कि ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं तो अपने को थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। बट बेसिक यही है कि हालत लोगों की खराब थी, इसीलिए तो कॉन्ट्रैक्टर्स फायदा उठा रहे थे बिकॉज जॉब्स वर लेस अवेलेबल। और इसीलिए ही समवेयर ये जो प्रोटेस्ट अपना हुआ 1848 के अराउंड, ये इसीलिए ही हुआ था बिकॉज in every section this was the same case that was happening. People were dissatisfied because they were not given any jobs and they were really finding it difficulty to meet their living. ठीक है, तो with this we complete today's topic. From tomorrow we will do the revolution of liberals, और ये थोड़ा सा ये रेवोल्यूशन ऑफ लिबरल्स, उसके बाद हम यूनिफिकेशन करेंगे इटली जर्मनी एंड ब्रिटेन की, विच इज अगेन इम्पोर्टेंट टॉपिक। यहाँ पे हमने बेसिकली ये देख लिया कि अगर एक लिंक बनाना चाहे फ्रांस से रिलेटेड ही, कि नेपोलियन के बाद कैसे ट्रीटी ऑफ वेना साइन हुई, बर्बन डायनेस्टी आई, फिर लुई फिलिप आया और फिर फाइनली रिपब्लिक आया। ओके, so this is what we have covered in today's class. If you have any doubt, come back with your doubts and we'll solve all your doubts. Now meet you all in the next class.